Hello everyone, in this video we will discuss question answer second chapter of social study. इस वीडियो के अंतर्गत अपन चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करेंगे, सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर फूड क्रॉप्स डिफरेंट खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आपको बताना है खाद्य फसलें कौन कौन सी होती हैं और रबी और क्रॉप्स फसलें में अंतर बताना है आपको। बाय फूड क्रॉप्स वी मीन द क्रॉप्स विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। खाद्य फसलें वो फसलें होती हैं जिनका यूज ज़्यादातर अपन खाने के लिए करते हैं, उनको खाद्य फसलों के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जाम्पल है बीट है, मेज है, बाजरा है, ग्राम है, जिसमें आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा वगैरह आता है आपके फूड क्रॉप्स के अंतर्गत। नाउ डिफरेंट बिटवीन खरीफ एंड रबी। खरीफ क्रॉप सीजन फॉर ग्रोविंग खरीफ क्रॉप्स इन फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में वो पक जाती है। हार्वेस्टिंग डन इन द सितंबर, अक्टूबर नवंबर सितंबर में उनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, काट ली जाती है वो फसलें पकने के बाद। मेजर क्रॉप्स आर राइस, मेज, ज्वार, माइल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर जो खरीफ क्रॉप्स के अंदर जो मेन फसलें आती हैं वो आपके चावल हैं, मेज वगैरह है, ज्वार है। नाउ रबी क्रॉप्स सीजन फॉर ग्रोविंग रबी क्रॉप्स इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। ये जो फसलें होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। हार्वेस्टिंग डन इन मार्च अप्रैल। इनकी जो पक जाने के बाद हार्वेस्टिंग है वो मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। मेजर क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, बर्ली, ऑयल सीड एक्सेट्रा। इसके अंदर जो फसलें आती है ज़्यादातर वो गेहूं, ग्राम वगैरह आती हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपका हरित क्रांति से क्या संबंध है, क्या हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में समझाइए। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ सीड ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी, केमिकल फर्टिलाइजर एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति कैसी क्रांति है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में अपन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाएं, इसमें अपन किस तरह से अच्छे वेराइटी जो बीज होते हैं उनका उपयोग करें, अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर उसका उपयोग करें और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपन किस प्रकार से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। अर्थात आप कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट मिला था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था, क्योंकि हमने इसमें यूज किया गया था अच्छे किस्म के बीज और खाद तथा नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। नाउ डिफरेंट व्हाइट एंड येलो रेवोल्यूशन। अब आपको ये अंतर स्थापित करना है श्वेत क्रांति और पीत क्रांति के अंतर्गत। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द एनिमल रियलिंग फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है वो ज़्यादातर दूध उत्पादन से है और पशुओं के रखरखाव से है। विद द हेल्प ऑफ द डेयरी डिपार्टमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरिया। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेयरियां चलती हैं उसकी सहायता से दूध उत्पादन को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए ये सब कुछ आता है व्हाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत। नाउ येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एडिबल एंड ऑयल सीड। जो येलो पीत क्रांति है उसका संबंध है जो जिन क्रॉप से अपन को ज़्यादातर ऑयल मिलता है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि जैसे सनफ्लावर वगैरह है, आपकी और तेल जिनसे मिलता है जैसे कि सरसों का तेल है, सरसों वगैरह इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड। जो मेडिसिनल के गार्डन करते हैं लोग, कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं उसके अंतर्गत तथा किस प्रकार से उनका प्रोडक्शन किया जाता है, किस कौन से मेथड यूज किए जाते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। उसके एलिमेंट क्या है, उनके तत्व क्या है, उनके बारे में बताना है। मेडिकल aromatic plants. These plants are used in India from the ancient time. About 2000 indigenous species are the identified the medicinal plant 1300 species. हमारे देश में लगभग 2000 सालों से मेडिकल जो प्लांट है उनका उपयोग किया जा रहा है।
इन प्लांटों में लगभग 1300 स्पीसीज अपन खोज निकाले हैं, एरोमेटिक प्लांट हैं। दीज आर द ग्रेट डिमांड ऑफ दीज प्लांट आर हेल्प इन इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच ए आयुर्वेद यूनान। इन प्लांटों की इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इनका यूज आयुर्वेद वगैरह में किया जाता है, यूनान में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन प्रोविजन ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम है उनके बारे में बताइए, क्या क्या प्रोविजन उनके लिए रखे गए हैं। टू एस्टेब्लिश ग्राफ्ट बैंक, अपन ग्राफ्ट बैंक का एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्रॉप्स वगैरह जो तना वगैरह होता है उसको काट सकते हैं, रखे होते हैं एक बैंक के अंदर, उसमें से लाके अपन लोग यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसके द्वारा अपन प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लेबर फर्टिलाइजर लेवल और रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत अपन मिट्टी का टेस्ट कर सकते हैं, इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती है जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट, और ऐसे बीजों का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के। और टू इंक्रीज द बेसिक अर्थमेटिक और मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, उनका उपयोग ज़्यादातर अपन एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मिनरल्स। जो खनिज है उनका क्या महत्व होता है, मिनरल्स का क्या महत्व उसके बारे में बताना है। मिनरल आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि खनिज पदार्थ जो आज का आधुनिक युग है उसकी रीढ़ की हड्डी है। मशीन इन द इंडस्ट्री शिप हाई बिल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन कॉन्स एंड अदर मेटालिक थिंग्स वी यूज ऑल द गिफ्ट ऑफ मिनरल सब्सटेंस। जो कुछ फैक्ट्रियां बन रही हैं, रोड का काम है, ट्रेन वगैरह है, सब काज से बनाया जा रहा है, मिनरल का यूज करके अपन इनको क्रिएट करना है। द मिनरल्स आर बेस ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन द कंट्री। जो मिनरल्स होते हैं वो अपने देश में उद्योगों को बढ़ाने की रीढ़ की हड्डी है। देयर वुड have been no industry production and development if we are not having metal and mineral। अगर अपने पास मिनरल्स नहीं होगा, मेटल नहीं होगा तो अपना देश तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं रीढ़ की हड्डी है, इसी के द्वारा अपना देश तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल्स। क्या अंतर होता है, किस प्रकार के मेटालिक मिनरल होते हैं उनके बारे में बताइए। मिनरल्स आर कंटेन मेटल सफिशिएंट क्वांटिटी का मेटालिक मिनरल। जिन मिनरल्स के अंदर मेटल की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है उन्हें मेटालिक मिनरल कहते हैं। दी डिवाइड इनटू टू फेरस और नॉन फेरस, इनको दो भागों में बांटा गया, फेरस एंड नॉन फेरस की। सम कॉमन फेरस मिनरल्स आर आयरन एंड मैग्नीज कॉपर लीड्स एक्सेट्रा। कुछ फेरस मिनरल्स के बारे में बताया गया जिसमें लोहा मैग्नीज वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट आयरन इन मॉडर्न कॉन्टेक्ट। आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आयरन द बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आयरन टूल एंड इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि हाँ, आयरन का हर मशीनरी में यूज होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, इंडस्ट्री फील्ड में हो, हर जगह आयरन का यूज हो रहा था क्योंकि आयरन से बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं। वी नो आयरन इज द मेन सोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। द प्रेजेंट साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक नॉलेज आर डिपेंड ऑन द आयरन फॉर देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन। आज के आधुनिक युग में साइंस की जितनी बातें की जाएंगी वो सबका सब इस आयरन के ऊपर डिपेंड है, इस लोहे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ज्यादातर वस्तुएं इसी लोहे की बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है इसके बारे में बताइए। ना ये राइट द कंट्रीब्यूशन, इसी के अंदर और में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राइट द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। रोल ऑफ एक्शन इंडियन इकोनॉमी, क्या रोल है जरा देखते हैं। एग्रीकल्चर अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज इंक्लूड बोथ द cultivation of crops and animal rearing contribution or importance of agriculture can see Indian economy follows। कुछ बताया गया है कि अपने जो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो भारत में कृषि के जो शब्द यूज किया जाता है उसके अंदर पशु रेयरिंग भी आती है, तो दोनों चीज रखी गई है, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस पशु रेयरिंग। चलिए शुरू करते हैं। 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सर्विस इंडियन एग्रीकल्चर। लगभग 70% संसार की जो जनसंख्या है वो इसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है।
2/3 लेबर पावर ऑफ कंट्री इज इंडियन इंडिया, लगभग 2/3 जो लेबर है इंडिया के अंतर्गत वो इसी पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के अंदर। मैनी पीपल गेन एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसी एग्रीकल्चर से रोजगार मिलता है। एग्रीकल्चर गिव रॉ मटेरियल फॉर द क्लॉथिंग, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द कॉटन, और एग्रीकल्चर ही एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सी चीजों का रॉ मटेरियल मिलता है, ये बताया गया है। जूट्स वगैरह के लिए जो फैक्ट्रियां होती हैं, शुगर फैक्ट्रियां, उसके लिए रॉ मटेरियल इसी से मिलता है। इंडियन एग्रीकल्चर सेंट्रली इंक्रीज population, agriculture product give the carbohydrate, protein, fats, vitamins regarding food production. Mahatma Gandhi say lives depend on agriculture, where agriculture not beneficial. उन्होंने बताया गया है कि ज़्यादातर जो खाने के फैट्स हैं, विटामिन है, एनर्जी है, वो सब आपको फूड से मिलती हैं, और जो फूड्स है, जो क्रॉप्स हैं, वो अपन को एग्रीकल्चर से प्राप्त होती हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है, जो कृषि अपनी वो विदाउट डायरेक्टली अफेक्टेड द फूड प्रॉब्लम, इंटरेस्ट, एक्सटेंड ट्रेड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल इनकम। अगर ये किसी तरह से बाधित हो जाती है कृषि, तो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपनी इकोनॉमी पूरी तरह बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हैं जो अपने इंडिया के अंदर पैदा की जाती हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या इसके लिए उत्थान के लिए कार्य कर रही है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लिसन केयरफुली। द मेन एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ इंडिया आर सेवरल पल्स, ऑयल सीड, फीवर क्रॉप्स, एवरेज क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। इंडिया के अंदर जो मेन जो फसलें हैं वो कैश क्रॉप, फूड क्रॉप्स पैदा की जाती है। कैश क्रॉप वो जिन्हें ज्यादातर अपन उपयोग बेचने के लिए करते हैं, और फूड क्रॉप वो है जो ज्यादातर खाने के लिए की जाती है उपयोग। जैसे फूड क्रॉप्स के अंदर राइस है, बीट्स वगैरह आती हैं, कैश क्रॉप में टी वगैरह आती है, कॉफी वगैरह आती है ना। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में के लिए दिया गया कुछ और भी यूजेस ऑफ ट्यूबवेल वाटर, दीज आर द जो मेन किया गया है कि जो अपन कृषि करते हैं उसको सिंचाई का काम ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा किया जाता है। नाउ टू इन्वाइटेड विद द गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें कर रही है एग्रीकल्चर के लिए वो देख लेते हैं। टू इन्वाइट विद द गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटी टू फार्मर, टू गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम द लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फुल। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रांतियां शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया हरित क्रांति है, व्हाइट क्रांति है, और जिसके ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। चलिए, द गवर्नमेंट हैज असेम्ब्ल्ड स्मॉल लैंड्स टू मेक देम इकोनॉमिकली इफेक्टिबल। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो जमीन है जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फसलें पैदा की जा सके, ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ऑल द फार्मर अबाउट न्यू एंड इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ कल्टीवेशन। रेडियो टेलीविजन के द्वारा फार्मर को हमेशा जानकारी देते रहते हैं किस तरह से अपन नई क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है। द गवर्नमेंट आल्सो अराउंड द मिनिमम प्राइस ऑफ द क्रॉप्स ग्रो बाय द फार्मर। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कम से कम इतनी प्राइस रखी जाए, इससे नीचे कोई भी प्राइस में कोई भी क्रॉप्स को फार्मर से ना खरीदे, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। सारे के सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ने कर दिए। नाउ डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया इन द इंडिया। भारत के अंतर्गत ये बताना है कि आयरन और मैग्नीज किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है, इनके मेन क्षेत्र कौन से। तो सिंपली इसमें बता दिया, पहला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपका आता है झारखंड आता है, और आप उड़ीसा आता है, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर आते हैं। ऐसे सेंट्रल इंडिया रीजन है, केंद्रीय जो क्षेत्र उसमें जबलपुर आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र वगैरह आता है। इसी प्रकार पेंशन रीजन है जिसके अंतर्गत अपना नॉर्थ क्षेत्र आता है, जिसके अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु वगैरह आता है, आंध्र प्रदेश वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मैग्नीज कोर किस किस जगह पाई जाती है, तो दीज आर द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री एक्सेट्रा।
90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड फ्रॉम हियर। इंडिया में लगभग पूरे विश्व का 19% यहीं से मिलता है। इसके भी सेंट्रल रीजन है, प्लेशियन रीजन है और नॉर्थर्न रीजन, 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया जहां से अपन को मिलता है। तो सबसे पहले सेंट्रल रीजन इसके अंतर्गत आ गया आपका महाराष्ट्र है, बिहार, महाराष्ट्र है, मंडला है, मध्य प्रदेश आता है, झारखंड आता है, ये सब सेंट्रल रीजन के अंदर आते हैं। प्लेशियन रीजन के अंदर छोटा नागपुर, इसके अंदर कर्नाटका वगैरह, केरला वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। नॉर्थर्न सेंटर के अंदर आपका इसके अंदर आता है आपका झारखंड वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश इन मिनरल्स के मामले में बहुत धनी है, इसको आप एक्सप्लेन करें इन किस वे से। मध्य प्रदेश द कंसिडर्ड एज अ रिच मिनरल रिसोर्सेज बिकॉज इज प्रेजेंस ऑफ नॉट ओनली द मैंगनीज, बॉक्साइट, कोल, आल्सो कंट्रीब्यूशन द मोस्ट प्रोडक्शन प्लेस इन द फॉर द डायमंड इन बिफोर द डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। आपको बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर मैग्नीज, आयरन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई छोटा नागपुर प्लेटिनी इज कॉल्ड द मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लेन। छोटे नागपुर पठार को खाद्यान्न पदार्थों का आश्चर्य क्यों कहा जाता है? मिनरल्स इतने ज्यादा उसमें है इसलिए इसको कहा जाता है। चलो देखते हैं क्या इसके अंतर्गत। इंडिया इज द रिजर्व ऑफ द मिनरल्स इज वेल्थ, variety of minerals are found in our country. छोटा नागपुर प्लेटिन contain rich deposition of minerals are known as the mineral wonder. पूरे देश में ही मिनरल्स के बहुत ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन छोटे नागपुर के पठार में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, इसलिए इसको खनिजों का आश्चर्य कहा जाता है। India the independent some the minerals, some minerals are the export and fulfilling the requirement in the production of minerals. यहाँ तक बताया गया कि इंडिया में कुछ मिनरल्स में टोटल डिपेंड है, कुछ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करती है क्योंकि यहाँ छोटे नागपुर के पठार में बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। लगभग बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 37%, वेस्ट बंगाल 22% एंड द मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 60% कंट्रीब्यूशन इसमें किया गया। लगभग मध्य प्रदेश से 16% का कंट्रीब्यूशन मिनरल्स प्रोडक्शन में किया गया। इसका मतलब अपन ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आयरन प्रोडक्शन एरिया इंडिया एंड यूजेज इट। अब आपको इसमें क्वेश्चन पहले शॉर्ट में हो गया, अब लॉन्ग में आ गया है कि आपको यूरोज के जो आयरन है, जो लोहा है, उसका उपयोग बताना है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बताना है। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। सेंट्रल रीजन है, नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है। तो आप इसके अपन इंपोर्टेंट देख लेते हैं। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज विदाउट आयरन वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ऑल द थिंग्स आई कैन से मैक्सिमम थिंग मेड बाय द आयरन, सो वी कैन से दैट इज द आयरन द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम कह सकते हैं मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। देखते हैं लोहा किस प्रकार। आयरन हैज लार्ज कंट्रीब्यूशन इन द मेन इकोनॉमी डेवलपमेंट। जो हमारे आर्थिक जो उन्नति हो रही है उसमें लोहे का बहुत बड़ा योगदान है। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड डिफरेंट इज द डेवलपमेंट एंड टूल्स टाइप द कल्चर आयरन द कंट्रीब्यूशन आयरन थ्रू द goods for the length the importance of the minerals and their role in the main history. Many of the our present basis of the heavy industry are the help of the iron, not only its source of the payment. इसमें बताया कि आयरन के बिना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल नहीं सकती हैं और इन्हें अपन ये कह सकते हैं आज के ज़माने में आयरन के बिना कोई भी काम करना मुश्किल है। जितने भी मशीन फैक्ट्रियां बन रही हैं बिना आयरन के अपन नहीं बना सकते हैं। तो आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आयरन, क्योंकि मॉडर्न एज की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते इस आयरन के बिना।